इतिहास जानने के लिए होता है, इतिहास समझने के लिए होता है, इतिहास पढ़ने के लिए होता है, इतिहास सीखने के लिए होता है। इतिहास में जिया नहीं जाता, इसे जीने के लिए नहीं सोचना चाहिए। कहीं व्लादिमीर पुतिन इतिहास को जीना तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतिहास के जीने की चाह में बड़े बड़े सम्राट, तानाशाह, राजनेता बर्बाद हो गए हैं। कहीं व्लादिमीर पुतिन व्लादिमीर द ग्रेट के ज़माने को जीना तो नहीं चाहते हैं, या फिर यूएसएसआर के वैभव को पाना तो नहीं चाहते हैं। यही तो आरोप दुनिया उन पर लगा रही है, मगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि ऐसा क्यों है कि पुतिन को लगता है सलमान खान का वह गाना याद करते होंगे कि तुम करो तो रासलीला और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। ऐसा क्यों लगता है हम बातचीत करेंगे, मगर पिछली बार जहां से हमने आपको छोड़ा था शुरुआत वहीं से करते हैं। रोमनो साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, पीटर द ग्रेट का राज शुरू हो गया था और उसी में आगे बढ़कर अब अलेक्जेंडर वन का शासन शुरू हो जाता है 1801-1802 के आसपास से। और तभी पूरे यूरोप में एक बड़ी घटना होती है, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस ये जगह है, यहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट पूरे दुनिया में निकलता है सत्ता परिवर्तन के लिए। उसका कहना था कि जो मौजूदा शासन व्यवस्था है पूरे यूरोप में वो ठीक नहीं है, वो बदलनी चाहिए। खुद को वह फ्रांस की क्रांति से निकला हुआ नायक कहता है। वह मॉस्को जाता है, वहाँ पर अलेक्जेंडर वन की हार हो जाती है। 1807 में संधि होती है और संधि में क्या होता है, वहाँ भी चालें चली जाती है। नेपोलियन जानता था कि बहुत दूर तक हम रसिया में जा नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा भूभाग है, इसलिए संधि करके लौट जाता है। और संधि में कॉन्टिनेंटल ट्रीटी होती है, उसके तहत अलेक्जेंडर वन को यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम को घेरना होता है, उसके समुद्री रास्तों को बंद करना होता है। आप देखेंगे कि 1807 से लेकर 1812 के बीच कई बार रसिया और यूके के बीच युद्ध होता है, मगर यूके बहुत तेज़ देश है, आज से नहीं ज़माने से, क्योंकि तभी तो इसके राज में कभी सूरज डूबा नहीं। वह धीरे धीरे अलेक्जेंडर वन को पटा लेता है। जब यह बात पता चलता है नेपोलियन बोनापार्ट को तो वह नाराज़ हो जाता है, मगर तब तक अलेक्जेंडर वन यूके का दोस्त बन चुका होता है। वह कहता है कि अब मैं झगड़ा नहीं करूंगा और कॉन्टिनेंटल ट्रीटी टूट जाती है। इससे नाराज़ होकर नेपोलियन बोनापार्ट मॉस्को अभियान शुरू कर देता है। वाटरलू का पार्ट है जिसमें नेपोलियन बर्बाद हो गया और मॉस्को इन्वेजन की वजह से नेपोलियन ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तभी तो रसिया वाले आज भी कहते हैं कि दुनिया में दो बड़े सेनापति हुए हैं, तानाशाह हुए हैं या भूभाग जीतने वाले हुए हैं, हिटलर और नेपोलियन, और दोनों को हम ही ने मात दी है। रूस के लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि कैसे हिटलर भी हमारे पास ही आकर मरा और नेपोलियन भी हमारे पास ही आकर मरा। लेकिन नेपोलियन के मरने के बाद अब क्या होता है कि अलेक्जेंडर वन बेहद ताकतवर हो जाता है। वह 3 लाख सैनिकों के साथ फ्रांस में जाकर परेड करता है और जो यूके दोस्त बन गया था अलेक्जेंडर वन का, रसिया का, वह डर जाता है कि अब नेपोलियन बोनापार्ट की जगह ये ना आ जाए, अलेक्जेंडर वन ना आ जाए। इस बीच ऑस्ट्रिया में एक नया राष्ट्राध्यक्ष का उदय होता है जिसे कहते हैं मेटरनिख। मेटरनिख युग की शुरुआत हो जाती है यूरोप में। मेटरनिख और अलेक्जेंडर वन से सब कोई डरा हुआ है कि अब ये जो इलाका देख रहे हैं ये पूरा ऑस्ट्रिया का इलाका था, जिसमें अब इटली, जर्मनी, अलग अलग कई देश हो गए। मेटरनिख यहाँ का बेहद ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष था और अलेक्जेंडर वन तो यहाँ था ही। इसे लेकर डर के मारे अब क्या करता है यूके को लगता है कि अमेरिका जो है, यूएसए, इसका साथ हमें देना चाहिए और फिर इसे कहता है कि होली अलायंस जो हुआ है मेटरनिख और अलेक्जेंडर वन के बीच नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद, उसके खिलाफ आप भी निकलिए। और 2 दिसंबर 1823 को मोनरो डॉक्ट्रिन लागू होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो जो हैं
मोनरो का सिद्धांत लागू करते हैं और यही मोनरो का सिद्धांत आज झगड़े की वजह है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों मोनरो का सिद्धांत ही वह वजह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अराजकता फैली हुई है रूस और यूएसए के बीच। होता क्या है कि ग्रेट ब्रिटेन के कहने पर यूएसए कहता है कि ये जो पार्ट है वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये पूरा का वेस्टर्न हेमिस्फेयर जो इलाका है जिसमें कनाडा भी आता है और अलास्का जो पहले ही बेच चुका था रूस यूएसए को, और ये जो लैटिन अमेरिका है, यहाँ बहुत सारे उपनिवेशिक देश थे, यूरोप के, स्पेन के, यूके के, फ्रांस के। अब ये कहता है मोनरो डॉक्ट्रिन के तहत, मोनरो के सिद्धांत के तहत कि कोई भी इस इलाके में दखल नहीं दे सकता और मैं भी यूरोप में दखल नहीं दूंगा। मोनरो डॉक्ट्रिन है क्या? पहला नियम था इसका कि मैं यानी अमेरिका यूरोप के किसी भी देश के मामले में युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिसे तोड़ दिया। इसे लेकर ही पुतिन कहते हैं कि अपना सिद्धांत खुद अमेरिका ने तोड़ा है। आज भी अमेरिका की विदेश नीति मोनरो डॉक्ट्रिन पर ही निर्भर है, मोनरो के सिद्धांत पर ही निर्भर है। हालांकि उसमें कई बदलाव आ गए। जैसे जैसे राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, जैसा जैसा उनका स्वभाव होता है, वैसे ही इसका प्रयोग करते हैं। मोनरो सिद्धांत का दूसरा नियम था कि जो भी ये लैटिन अमेरिका में देश हैं उन सब की हम मान्यता देते हैं। तीसरा था कि लैटिन अमेरिका में जो भी विदेश नीति होगी वह अमेरिका की नीति के तहत होगी। और चौथा था कि कोई भी यूरोपीय देश अब लैटिन अमेरिका या फिर वेस्टर्न हेमिस्फेयर में दखल नहीं देंगे। जो दखल देंगे वह अमेरिका के दुश्मन होंगे। अमेरिका उनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई भी कर सकता है। यही तो पुतिन कह रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन यही तो कह रहे हैं कि जब आपका मोनरो डॉक्ट्रिन, मोनरो का सिद्धांत आपको इस इलाके का राजा बनाता है तो फिर रशियन फेडरेशन पर मैं राज क्यों नहीं करूं? अब ग्रेट ब्रिटेन ने उस समय होली अलायंस जो था मेटरनिक और अलेक्जेंडर वन से बचने के लिए इनको आगे किया था, मगर उस वक्त ये इतना ताकतवर नहीं था, इसके पास ना नौसेना थी न सेना थी, इसलिए उस समय तो ये चुप रहा। मैं धीरे धीरे ये मजबूत होता गया। जब मजबूत होता गया अमेरिका तो इसे लेकर वो अपनी दखल बढ़ाने लगा। अब होता क्या है, हालांकि आप देखेंगे तो 1867 में सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन ने ही इस डॉक्ट्रिन के खिलाफ, मोनो डॉक्ट्रिन के खिलाफ खड़ा हुआ, मगर तब तक देर हो चुकी थी। अब होता क्या है कि जैसे ही क्राइसिस होती है 1902-03 में वेनेजुएला जो है लैटिन अमेरिकी देश है, वो कर्ज लिए होता है यूरोप से, और जब कर्ज नहीं लौटाता है तो ये हमला करते हैं। तो फिर यूएसए मोनरो डॉक्ट्राइन के तहत सैन्य हस्तक्षेप करता है, यानी अब यह दुनिया का दरोगा बनने लगा था। और 1904 में एक नया डॉक्ट्राइन आता है। तब तक थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए थे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट बन जाते हैं और फिर 1904 में रूजवेल्ट कोरोलरी लागू हो जाता है पूरे वेस्टर्न हेमिस्फेयर में और खासकर तौर पर लैटिन अमेरिका में। रूजवेल्ट कोरोलरी के तहत कोई भी यूरोपियन देश अगर लैटिन अमेरिका में दखल देता है तो यूएसए अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा, और वेनेजुएला में यही हुआ था। जैसे ही यूरोपीय देशों ने वेनेजुएला से कर्ज लेने की वापस कोशिश की, उन्होंने सैन्य कार्रवाई की, और यही रूजवेल्ट कोरोलरी जो है झगड़े का सबसे बड़ा कारण बना इस पूरे इलाके में। बड़ी बात है कि सबसे पहले 1867 में झगड़ा जिस यूके ने इसे बनाया था इनके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया और रसिया के खिलाफ, उसी से हुआ। लेकिन बाद में आपको पता है कि किस तरह से अब कहानियाँ बढ़ती चली गई, और यहाँ पर हैती हो, निकारागुआ हो, क्यूबा हो, ब्राज़ील हो, हर जगह हस्तक्षेप किया अमेरिका ने, जिसे लेकर काफ़ी आलोचना भी हुई। मगर अमेरिका की आलोचना कौन करे और कितने लंबे समय तक करे, क्योंकि अमेरिका दुनिया का दरोगा है। अब होता क्या है कि इस बीच
वुडरो विल्सन जो है राष्ट्रपति बन जाते हैं और प्रथम विश्व युद्ध होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और ताकतवर हो जाता है और वो कहते हैं कि मोनरो डॉक्ट्रिन, मोनरो का सिद्धांत अब दुनिया का सिद्धांत बनेगा, ग्लोबल डॉक्ट्रिन बनेगा। और ये पहुंच जाते हैं पोलैंड, यानी यूएसएसआर जो बन रहा था, साम्यवादी सरकार जो बन रहा था, साम्यवाद को रोकने के लिए पहुंचते हैं और साम्यवाद को रोकने के लिए मोनरो डॉक्ट्रिन को ग्लोबल डॉक्ट्रिन बना दिया जाता है, यानी यूएसएसआर को घेरने का डॉक्ट्रिन बना दिया जाता है। उसमें भी सबसे बड़ा हाथ किसका था? यूके का था। अब जब पोलैंड ये पहुंच जाते हैं और पोलैंड में लोकतांत्रिक सरकार बना देते हैं तो यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। अब यूएसएसआर कहता है कि इस मोनरो डॉक्ट्रिन का पहला लाइन ही यही था कि आप यूरोप में दखल नहीं देंगे और यूरोप वाले अमेरिका में दखल नहीं देंगे, तो आप आ क्यों रहे हैं? मगर तब तक अमेरिका बहुत मजबूत हो गया रहता है और 1933 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो कहते हैं कि पूरे लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की विदेश नीति हम तय करेंगे और कनाडा से लेकर और सारे देश जो हैं इसका स्वागत करते हैं इस लैटिन अमेरिका के। फिर यूएसएसआर कहता है कि जब ये सारे आपके हुए तो ये सारे हमारे हुए और रशियन फेडरेशन बनता है। आप झगड़े के जड़ को समझिए। लोग कहते हैं कि यूएसएसआर जो है से 15 देशों पर कब्जा किए हुए था, इस तरह से कब्जा करना चाहता है, ताकत के बल पर कमजोर देशों को हड़पना चाहता है, मगर प्रेम से ही सही अमेरिका ने वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अपना फ्रीडम बना दिया। और यही कंपटीशन में रूस चाहता था और रूस यही कर रहा है कि जब आप अपने इलाके में राज कर रहे हो तो हमें अपने इलाके में अपने हिसाब से कम विदेश नीति तो बनाने दो। यूक्रेन को लेकर झगड़े की बड़ी वजह मोनरो डॉक्ट्रिन भी है, इसका उल्लंघन भी है और इसकी पालना भी है। और जैसे जैसे राष्ट्रपति आए अमेरिका में वैसे वैसे इसकी व्याख्या की और इसे लागू किए। बराक ओबामा ने कहा था कि इसे खत्म करने का वक्त आ गया है, इसका कोई मतलब नहीं है अब मोनरो डॉक्ट्रिन का, पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलना चाहिए। अमेरिका का यह काम नहीं है कि कहाँ जाकर कैसे हस्तक्षेप करे। मगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और ट्रंप के दिल का सबसे करीब डॉक्ट्रिन है ये। ट्रंप कहते हैं यही तो हमारी विदेश नीति है, इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। और वेनेजुएला में तो वो सैन्य कार्रवाई की बात करते हैं, कहते हैं कि ईरानियन और रशियन जो हैं यहाँ पर सरकार चला रहे हैं, हम सैन्य कार्रवाई करेंगे इसी डॉक्ट्रिन के तहत। यानी ट्रंप तक मोनरो डॉक्ट्रिन ही अमेरिका की पॉलिसी है। तो अब बताइए किसकी गलती है? यह नियम किसने बनाया था? अमेरिका ने पहले बनाया था या फिर रसिया ने? और अमेरिका यह नियम, आधा नियम तोड़ देता है और आधे नियम को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना लेता है और उसी के तहत ये नेटो बना है। अगर मोनरो डॉक्ट्रिन का आप अध्ययन करें तो जो नाटो का कंसेप्ट है नेटो का, वो पूरा इसी डॉक्ट्रिन पर आधारित है। और संयुक्त राष्ट्र के बारे में संदेह की नज़रों से हमेशा अमेरिका के खिलाफ रसिया इसलिए देखता है, उसको लगता है कि ये संयुक्त राष्ट्र जो है इसका जेबी संगठन है अमेरिका का और इसी के जरिए सारी खुराफात कराता है। तो संयुक्त राष्ट्र को लेकर भी कभी भी यूएसएसआर के ज़माना से अब तक रूस कभी भी मन में संतोष नहीं कर पाया और झगड़े की वजह यही अविश्वास है। इसीलिए कह रहे हैं हम कि पुतिन जो कर रहे हैं इसे कोई सही नहीं ठहराया सकता, लेकिन यह काम अमेरिका कर चुका है और अमेरिका के इसी सिद्धांत पर पुतिन आगे बढ़ रहे हैं। यानी इतिहास की खोज जो पुतिन करने निकले हैं वह उसकी शुरुआत अमेरिका काफ़ी पहले किया था। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, इतिहास को पाने की ललक और सनक बड़े बड़े साम्राज्यों को खत्म कर दिया है। इसलिए पुतिन को इतिहास से सीखना चाहिए, उसे जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।